हम जानते हैं कि जब अंग्रेज़ों का शासन था इंडिया में तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ना ही ग्रोथ थी और ना ही समानता थी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद इंडिया के नेता कैसे एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट लेकर आए। पहले हम बात करेंगे इक्विटी की, जिसमें लैंड रिफॉर्म्स और लैंड सीलिंग की बात करेंगे। इनसे कैसे किसानों को फ़ायदा हुआ और इनमें क्या लूपहोल्स थे, ये किस स्टेट्स में लागू किया गया और कहाँ नहीं हो पाया। फिर हम बात करेंगे ग्रोथ की, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, सब्सिडीज़, मार्केटेड सरप्लस को डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में देखेंगे कि क्यों एग्रीकल्चर में इंडिया की ज़्यादा पॉपुलेशन काम कर रही है। आज़ादी के टाइम पर अंग्रेज़ों की ज़मींदारी प्रथा चली आ रही थी। इंडिया की सरकार लैंड रिफॉर्म्स लेकर आई ताकि जो ज़मीन की ओनरशिप थी वो चेंज की जा सके। तो आज़ादी के 1 साल के बाद ही ज़मीन का मालिक किसानों को बना दिया गया, जो कि उस ज़मीन पर काम करता था, और बीच के लोग जो कि ज़मींदार लोग थे उन्हें हटा दिया गया। अब ज़मींदार ज़मीन के मालिक नहीं थे। ऐसा सरकार ने इसलिए किया क्योंकि ज़मींदार खेती को इम्प्रूव करने पर ध्यान नहीं देते थे। उनका ध्यान बस लगान वसूल करने में लगा रहता था। एंड इन कारणों की वजह से खेती में उत्पादन कम हुआ और इंडिया को यूएसए से फूड इंपोर्ट करना पड़ा। ओनरशिप चेंज करने का मोटिव ये था सरकार का कि अगर एक किसान ज़मीन का मालिक होगा तो वो खेती इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर खेती इम्प्रूव होने से ज़्यादा फसल होगी तो किसान को ही फ़ायदा होगा। एक कहानी देखते हैं। सोवियत यूनियन में किसान अच्छे फ्रूट्स और ख़राब फ्रूट्स एक ही बॉक्स में पैक कर देते थे। अब किसानों को पता था कि अगर अच्छे फ्रूट्स और ख़राब फ्रूट्स एक साथ रखे जाएंगे तो अच्छे फ्रूट्स भी ख़राब हो जाएंगे, बट फिर भी वो ऐसा करते थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सोवियत यूनियन में किसान किसी ज़मीन के मालिक नहीं होते थे, तो उन्हें ना कोई फ़र्क पड़ता था प्रॉफिट से और ना ही लॉस से, जिसके कारण सोवियत यूनियन में एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, जबकि वहाँ पर ज़मीन उपजाऊ थी। तो इंडिया में इसी वजह से ज़मीन ज़मींदारों से लेके किसानों को दी गई। लेकिन लैंड रिफॉर्म कानून में कुछ लूप होल्स थे, जिसका फ़ायदा ज़मींदारों ने उठाया। लैंड रिफॉर्म्स के बाद भी ज़मींदारों के पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें थीं। बहुत से केसेस में ज़मींदारों ने किसानों को निकाल दिया काम पे से और ख़ुद को ही किसान बता दिया ताकि ज़मीन उनके नाम पर हो जाए। लैंड रिफॉर्म्स आने के बाद गरीब किसान को उतना फ़ायदा नहीं हुआ। लैंड सीलिंग एक और कानून था जिसका यूज़ किया गया एग्रीकल्चर में समानता लाने के लिए। इसमें यह डिफ़ाइन किया गया कि एक इंसान के पास अगर ज़मीन है तो उसका मैक्सिमम साइज़ कितना होना चाहिए। इसका पर्पज़ था कि ज़मीन के मालिक कुछ गिने चुने लोग ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ज़मीन होनी चाहिए। बट लैंड रिफॉर्म्स के जैसे लैंड सीलिंग में भी लूपहोल्स थे, जिसका फ़ायदा बड़े ज़मींदारों ने उठाया। बड़े ज़मींदारों ने लैंड सीलिंग कानून के अगेंस्ट कोर्ट में केस कर दिया, और जब तक कोर्ट में केस चला तब तक ज़मींदारों ने अपने रिश्तेदारों के नाम वो ज़मीन करवा दी। केरला और वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स कानून सक्सेसफुली लागू किया गया क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट कमिटेड थी इसे लागू करने में। बट अनफॉर्चुनेटली देश के बाकी राज्यों में गवर्नमेंट इतनी कमिटेड नहीं थी और आज तक लैंड होल्डिंग में असमानता बनी हुई है। इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया में 75% के लगभग लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करते थे। एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी कम थी और इसका कारण था पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करना और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। इंडिया में एग्रीकल्चर मानसून पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आज़ादी के टाइम पर भी मानसून पर बहुत ज़्यादा निर्भर था किसान, और अगर अच्छी बारिश नहीं हुई तो बहुत से किसानों के पास ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसका यूज़ करके वो खेती कर पाता। खेती में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति ने हेल्प करी। इंडिया में 2 ग्रीन रेवोल्यूशंस हुए। पहला मिड 1960 से मिड 1970s तक और दूसरा मिड 1970s से मिड 1980s तक। ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज़ की गई, स्पेशली गेहूं और चावल के लिए, जिससे कि खेती की पैदावार बढ़े, ज़्यादा फसल हो। अब हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की 2 ज़रूरतें थी: सही मात्रा में फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड और सही मात्रा में पानी। अब किसान हाई यील्ड वैरायटी सीड का फ़ायदा तभी उठा सकता था अगर उनके पास अच्छी फैसिलिटीज़ होती खेती करने के लिए और पैसे होते फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए। इसका नतीजा ये हुआ कि फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के किसानों को ही हुआ, क्योंकि वहाँ के किसानों के पास पैसे थे और फैसिलिटीज़ भी थी। और हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का फ़ायदा उन रीजन में ज़्यादा हुआ जहाँ गेहूँ पैदा होते थे। ग्रीन रेवोल्यूशन के सेकंड फेज़ में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का फ़ायदा देश के बाकी स्टेट्स को और गेहूं के अलावा बाकी फसलों को भी हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि अब इंडिया फूड के मामले में आत्मनिर्भर हो गया था
अब इंडिया को यूएसए या किसी और देश से गेहूं या चावल इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी उसमें रिस्क भी थे। पहला रिस्क ये था कि छोटे और बड़े किसानों में असमानता बढ़ जाएगी, क्योंकि बड़े किसानों के पास ज़्यादा पैसे होंगे तो वो नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर पाएंगे। बट गवर्नमेंट ने छोटे किसानों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दिए और फर्टिलाइज़र सब्सिडाइज्ड रेट पर दिए, यानी कम रेट पर। तो अब छोटे किसान भी नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि छोटे खेतों में भी अच्छी उपज होने लगी। दूसरा रिस्क ये था कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स पर कीटनाशकों यानी पेस्ट्स का अटैक का खतरा था। अगर कीटनाशक ने अटैक कर दिया तो फसल बर्बाद हो जाएगी और छोटे किसानों की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ऐसा ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किए जिन्होंने तरीके बताए जिससे कि कीटनाशकों के हमले को रोका जा सके। अगर सरकार छोटे किसानों की मदद नहीं करती तो ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा बस बड़े किसानों को ही होता। मार्केटेड सरप्लस यानी विपणित अधिशेष का मतलब होता है कि खेती कर उगाई हुई फसल का वो हिस्सा जो कि मार्केट में बेचा जाए किसानों द्वारा। अगर किसान पूरा उत्पादन खुद ही खा जाएगा और मार्केट में नहीं बेचेगा तो इंडिया की इकॉनमी को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर फसल का कुछ हिस्सा किसान मार्केट में बेचेगा तो देश की इकॉनमी को फ़ायदा होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन की हेल्प से इंडिया में चावल और गेहूं की उपज ज़्यादा हुई, जिसे किसानों ने मार्केट में बेचा। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि खाने की चीज़ों का रेट कम हुआ मार्केट में, क्योंकि मार्केट में सप्लाई बढ़ गई। अब इंडिया में जो लो इनकम ग्रुप था, जो कम पैसे कमाता था, वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खाने की चीज़ों पर खर्च कर देता था। पर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद खाने की चीज़ों का रेट कम हुआ तो उनके भी पैसे बचने लगे और वो दूसरी चीज़ों पर भी पैसे खर्च करने लगे। और गवर्नमेंट ने भी फूड ग्रेन्स जैसे गेहूँ और चावल का स्टॉक इकट्ठा कर लिया, जिसे कि तब यूज़ किया जा सके जब कभी किसी कारणवश देश में फसल कम हो। पहले देखते हैं कि सब्सिडी यानी सहायकी होता क्या है। एक एग्जांपल से समझते हैं। आप सबके घर में बिजली का बिल आता होगा। अगर बिल को ध्यान से देखोगे तो उसमें लिखा रहता है कि बिल का कुछ पार्ट सरकार पे कर रही है। इसका मतलब है कि सरकार बिजली बिल पे सब्सिडी दे रही है। एक एग्जांपल सिलेंडर का ले सकते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अंडर पैसे वापस करती थी बैंक अकाउंट में। यह भी सब्सिडी के अंडर आता है। तो सब्सिडी का मतलब है कि गवर्नमेंट कोई चीज़ डिस्काउंट पर यानी कम पैसे पर दे रही है। इंडिया के लोगों को उस प्रोडक्ट का रियल प्राइस नहीं देना पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई चीज़ का मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ है तो 70 रुपीज़ इंडिया की जनता देगी और 30 रुपीज़ गवर्नमेंट देगी। तो इंडिया के सिटीज़न को वो चीज़ 70 रुपीज़ की पड़ी और 30 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया। ये 30 रुपये गवर्नमेंट ने पे किए, तो अब गवर्नमेंट के फ़ंड में से 30 रुपये कम हो गए। सब्सिडी गवर्नमेंट इसलिए देती है क्योंकि बिजली, सिलेंडर और बाकी इत्यादि चीज़ें जो कि मूलभूत आवश्यकताएं हैं देश के हर नागरिक की, वो हर नागरिक को उपलब्ध होना चाहिए। बट इंडिया में सभी लोग इतने अमीर नहीं हैं कि वो चीज़ें अफोर्ड कर पाएँ, इसलिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है कि हर व्यक्ति, हर इंसान इंडिया का वो चीज़ों का फ़ायदा उठा पाए। अब सब्सिडी पर दो तरह की विचारधारा है। एक विचारधारा के लोग बोलते हैं कि सब्सिडी ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि जब सब्सिडी दी जाती है तो लोग उस चीज़ का एफिशिएंटली यूज़ नहीं करते और वेस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पानी फ्री है इंडिया में किसानों के लिए, तो किसान वो फसल की भी खेती करते हैं जिसको ज़्यादा पानी चाहिए उस जगह पे जहाँ पे कम पानी अवेलेबल है। अगर पानी के पैसे लिए जाए तो किसान वही फसल की खेती करेंगे जो उस जगह के अनुकूल है और जिसमें कम पानी लगता है। इससे हम इकोनॉमिक्स में सप्लाई और प्राइस का रिलेशन भी समझ सकते हैं। अगर एक चीज़ की सप्लाई यानी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसका प्राइस कम होगा, और अगर सप्लाई यानी अवेलेबिलिटी कम हो गई तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। पहले एग्जांपल में पानी अवेलेबल है तो वो फ्री है, बट अगर पानी कम हो गया तो उसका भी पैसे देने पड़ेंगे। आज़ादी के टाइम पर इंडिया में बहुत से छोटे किसान थे जिनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नई टेक्नोलॉजी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स या पेस्टिसाइड्स पर पैसे खर्च कर सकते थे, और कोई भी नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने में किसानों को रिस्क लगता है। तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी ताकि किसान नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर सके। अब इस बात से सभी एग्री करते हैं कि आज़ादी के टाइम पर सब्सिडी देनी चाहिए थी, पर कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि सब्सिडी देने का पर्पस ये था कि किसान नई टेक्नोलॉजी यूज़ करें और उसका फ़ायदा उठाएं, जो कि पर्पस सॉल्व हो गया। तो अब सब्सिडी हटा देनी चाहिए। एंड ऊपर से सब्सिडी किसानों से ज़्यादा फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को फ़ायदा करती है, एंड उन किसानों को ज़्यादा फ़ायदा होता है जो कि ज़्यादा अच्छे रीजन में रहते हैं। तो सब्सिडी जिनके लिए है उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता और गवर्नमेंट के फंड पर भी असर पड़ता है। दूसरी तरफ कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि सब्सिडी को नहीं हटाना चाहिए। इंडिया में खेती एक रिस्की काम है, एंड बहुत सारे किसान इंडिया में गरीब हैं जिनके पास वो साधन नहीं है जिससे कि खेती इम्प्रूव की जा सके। उन्हें सब्सिडी की ज़रूरत है। अगर सब्सिडी हटा दी गई तो छोटे और बड़े किसानों में डिफरेंस और बढ़ जाएगा।
असमानता और बढ़ जाएगी। और अगर सब्सिडी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री और बड़े किसानों को ज़्यादा हेल्प कर रही है तो सब्सिडी बंद मत करो, बट ऐसी पॉलिसी या नीति बनानी चाहिए जिससे कि सब्सिडी का फ़ायदा छोटे किसानों को हो। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि सब्सिडी रखनी चाहिए या हटा देनी चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडिया में खेती में प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी, बट 65% लोग अभी भी खेती में ही काम कर रहे थे। जब एक देश डेवलप करता है तो जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम होने लगता है और जो वर्कफोर्स होता है एग्रीकल्चर में वो भी कम होने लगता है। बट इंडिया में हम देख सकते हैं कि 1990 में जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन तो कम हुआ पर वर्कफोर्स के परसेंटेज कम नहीं हुआ था। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर थे उनमें इतनी वैकेंसी नहीं थी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे लोग उन्हें वो काम दे पाएँ।